My dear students, today we will read our part number 2 of class 9 from Behive book, that is The Shehnai of Bismillah Khan. ठीक है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक का हमने फर्स्ट पार्ट पहले वीडियो में रीड किया था, दैट एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू द म्यूज़िक विदाउट हियरिंग इट. अब इसका हम सेकेंड पार्ट बेटा रीड करेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको बता दूँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में आप लोग जानते होंगे. नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि ये बहुत ही रिनाउंड शहनाई प्लेयर है, बहुत ही फेमस शहनाई प्लेयर हैं. ठीक है, and he is a legend and he played Shehnai at Red Fort on Independence. रेड फोर्ट पे इन्होंने शहनाई प्ले की थी. कब प्ले की थी? जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी. ठीक है, दैट इज़ ऑन 15th of August 1947. क्लियर हो गई बेटा बात. और ये हैं हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई बजाते हुए इसमें दिखा रखा है. तो बिफोर बिगनिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग मोर, that this lesson is about Ustad Bismillah Khan, and he was a renowned शहनाई player in India and he is a legend. वो एक legend थे. क्यों? बिकॉज ही डिड समथिंग विच हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसकी एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है. उन्होंने क्या किया था मैंने अभी आपको बताया, दैट ही प्लेड द शहनाई on the day India got independence, that is on 15th of August 1947 at Red Fort. And in front of him there are many audience, and in the audience there are the Prime Minister of our country and Mahatma Gandhi and many famous personalities were sitting there in front of him while he was playing his शहनाई. ठीक है, नेशन को ग्रीट किया था उन्होंने. तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. थिंक ऑफ द शहनाई एंड फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन. जब भी हम शहनाई के बारे में रीड करते हैं तो पहली चीज़ हमारे माइंड में क्या आती है? हम किसके बारे में सोचते हैं? शादी, कोई वेडिंग, या फिर कोई उसी से ही रिलेटेड कोई अच्छा ऑस्पिशियस ओकेजन या फंक्शन, है ना. शहनाई के बारे में रीड करते ही हमारे माइंड में ऑस्पिशियसनेस आ जाती है कि कोई कुछ अच्छा कुछ होगा, जॉयफुल, कोई जॉय से हम इसको रिलेट करने लग जाते हैं. द नेक्स्ट वर्ड प्रोबेबली, और दूसरी चीज़ जो हमारे माइंड में आती है जब हम वर्ड शहनाई पढ़ते हैं या शहनाई सुनते हैं, तो दूसरी चीज़ हमारे माइंड में क्या आती है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है हमारे माइंड में, जो कि कौन थे? एक शहनाई मास्ट्रो थे प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे. ठीक है बेटा, तो अब हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Emperor Aurangzeb ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की प्लेइंग को बैन कर दिया था जिसका नाम था पुंगी. उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम था पुंगी, जिसको एम्परर औरंगजेब ने बजाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि आज के बाद ये पुंगी नहीं बजाई जाएगी रॉयल कोर्ट में, रॉयल रेजिडेंस में. क्यों नहीं बजाई जाएगी? बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. क्योंकि उसकी जो साउंड थी पुंगी की वो कैसी थी? श्रिल, बहुत ही ज़्यादा शार्प. श्रिल का मतलब होता है वेरी शार्प, ओके, और अनप्लेजेंट थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. जितने भी रीडेड नॉइस मेकर्स थे, मतलब रीडेड का मतलब क्या होता है? जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि रीड से बनाए जाते हैं, और वो विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कौन कौन से? जैसे कि फ्लूट हो गई हमारी, क्लैरिनेट हो गया, ये सारे क्या होते हैं? विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं और रीड से बनाए जाते हैं. तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को कैटेगराइज करके पुंगी का नाम दे दिया गया. मतलब पुंगी के अंडर इनको कैटेगराइज करके डाल दिया गया कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, को क्लासीफाई करके क्या बोल दिया गया कि ये पुंगी हैं. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. और कई लोगों ने ये सोचा कि एक दिन ये जरूर रिवाइव होएगी, एक दिन ये जरूर वापस आएगी. अभी तो बैन हो गई है ये, इसका बजना अभी तो बैन कर दिया है हमारे एम्परर औरंगजेब ने, लेकिन एक दिन ये जरूर वापस आएगी और लोग इसको बजाएंगे. रिवाइव का मतलब है ब्रॉट बैक टू लाइफ. brought back to
लाइफ। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। अब एक बार्बर था, नाई था, जो कि एक किस फैमिली से बिलोंग करता था, जिस फैमिली में सारे लोग प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, उस फैमिली से बिलोंग करता था, और जिनकी पहुंच कहाँ तक थी, रॉयल पैलेस तक थी, मतलब कि शाह चैम्बर्स तक थी, रॉयल लोगों तक थी, उनके दरबारों तक थी। उसने ये डिसाइड किया, उस बार्बर ने, कि वो क्या करेगा, ये जो हमारी पुंगी है ना, इसकी टोन क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, इसकी साउंड क्वालिटी को, टोनल क्वालिटी मतलब उसकी साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इसकी साउंड कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा श्रिल और अनप्लेजेंट थी। ठीक है, तो उस बार्बर ने ये डिसाइड कर लिया, जो कि किससे बिलोंग करता था, उस फैमिली से बिलोंग करता था जिसमें सारे लोग क्या थे, ऑलमोस्ट कौन थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। ओके, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो उसने क्या किया, decided to improve the quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. तो उसने क्या किया, उस बार्बर ने एक पाइप चूज़ की जो कि पुंगी से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा ब्रॉडर थी। ठीक है, उसने चूज़ की और उसके ऊपर 7 होल्स बना दिए। क्या बना दिए, 7 होल्स बना दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। When he played on it, और ये जो ये थी, इसने जो पाइप थी अंदर से क्या थी, होलो थी, खाली थी। ठीक है, एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। और जब when he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced। और जब उसने उसको बजाना शुरू किया, कैसे, कुछ होल को बंद करके, कुछ होल खोल के, तो उसमें से क्या निकल रही थी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड निकल रही थी। सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड उसके अंदर से निकलनी शुरू हुई जब उसने बार्बर ने उसको बजाया। तो कुछ होल्स को बंद करता, खोलता, फिर बंद करता, फिर खोलता, उससे क्या प्रोड्यूस हो रही थी, सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, he played the instrument before royalty and everyone was impressed। And what that barber did, that barber played that instrument before the royal court, before the Shah chambers, and everyone was mesmerized, everyone was impressed by listening the sound of that इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो जैसे ही उसने उसको बजाया तो सारे के सारे लोग जितने भी वहाँ पे बैठे हुए थे रॉयल्टी में, उस पैलेस में, तो वो सारे के सारे उस आवाज़ को सुन के क्या हो गए, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। ओके, अब द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंटली फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब भाई ये इंस्ट्रूमेंट जो था पुंगी से तो डिफरेंट था भाई। क्यों पुंगी से डिफरेंट था, क्योंकि पुंगी की आवाज़ कैसी थी, श्रिल और अनप्लेजेंट थी, और इसकी साउंड कैसी थी, मेलोडियस एंड सॉफ्ट। तो भाई उसको पुंगी नाम तो दे नहीं सकते थे, तो उसको कुछ एक न्यू नाम देना था। तो क्या नाम दिया इन्होंने, सबने मिलके, देखते हैं। As the story goes, since it was first played in the Shah chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai। भाई क्या स्टोरी थी इसके पीछे, कि इसको सबसे पहले इसको कहाँ बजाया गया था, शाह चैम्बर्स में, शाह कोर्ट में बजाया गया था। और इसको सबसे पहले बजाया किसने था, एक नाई ने, एक बार्बर ने। तो शाह चैम्बर्स में बजाया गया प्लस नाई ने बजाया। ठीक है, शाह से निकला हमारा शह और नाई ने बजाया, तो इसको, इन दोनों को जोड़ के क्या नाम दिया गया, शहनाई। समझ में आ रही है आपको बात, कैसे इसका नाम शहनाई पड़ा। सबसे पहले इसको शाह चैम्बर्स में बजाया गया, रॉयल कोर्ट में बजाया गया, और इसको एक नाई ने बजाया, बार्बर ने बजाया, तो दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा, शहनाई पड़ा। ये रही हमारी शहनाई और ये रही हमारी पुंगी। ठीक है, क्लियर हो गई, शहनाई ये थी और पुंगी ये। आगे देखिए, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। और इसकी साउंड, शहनाई की साउंड को क्या माना गया, ऑस्पिशियस माना गया, बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस इसको माना गया कि ये आवाज़ जो है इसकी, शहनाई की साउंड क्या है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट है, ऑस्पिशियस है। ठीक है, बहुत ही इसको क्या कहते हैं ना, गुड ऑमन से कंसीडर किया गया।
अच्छा लक जिसको हम कहते हैं, अच्छा शकुन जिसको हम कहते हैं, भाग्य वाली बात जिसको हम कहते हैं, फॉर्चुनेट, ऑस्पिशियसनेस से हमने इसको रिलेट किया। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी रीज़न की वजह से ही इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, ठीक है। और इसीलिए ही, इसी रीज़न के वजह से ही इसको आज भी कहाँ बजाया जाता है, टेम्पल्स में बजाया जाता है। और ये एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है इनसेपरेबल कंपोनेंट है नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का। आप वेडिंग देखोगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या होता है, वेडिंग्स में क्या बजाई जाती है, ये हमारी शहनाई बजती है, होता है ना। तो ये इसका इनसेपरेबल पार्ट माना गया है। शहनाई अभी हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, शहनाई का नाम आते ही हमारे माइंड में शादी, वेडिंग और कुछ ऑस्पिशियसनेस, ठीक है, ये सब बातें गूंजती हैं। इन द पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करें तो द शहनाई वॉज द पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। अब भाई पास्ट की बात करें तो ये जो शहनाई है वो किसका पार्ट माना गया था, नौबत या फिर ट्रेडिशनल असेंबल का पार्ट माना गया था। नौबत एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब है ट्रेडिशनल असेंबल। ट्रेडिशनल असेंबल का मतलब है जो कि 9 इंस्ट्रूमेंट्स, असेंबल ये यहाँ पे नीचे गिवन है, ये रहा, थिंग्स हेयर इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। 9 इंस्ट्रूमेंट कलेक्टिवली रॉयल कोर्ट्स में बजाए जाते थे। नो इंस्ट्रूमेंट्स, टोटल 9 इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्टिवली वहाँ रॉयल कोर्ट्स में बजाए जाते थे और शहनाई उसी में से ही एक था, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और तब से लेकर अब तक ये किस में यूज होती है, शहनाई कहाँ बजाई जाती है, टेम्पल्स में और वेडिंग्स में। और द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसको स्टेज पे लाने का क्रेडिट, इसको शहनाई को परफॉर्मेंसेस में यूज़ करने का क्रेडिट किसको जाता है, हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। का श्रेय, स्टेज पे लाने का श्रेय सारा का सारा किसको जाता है, हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही थे, जो कि शहनाई को कहाँ पे लेके आए थे, स्टेज तक लेके आए थे, लोगों के सामने लेके आए थे। ओके, अब आगे देखते हैं। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of Dumrao in बिहार। जब वो 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे पोंड के पास, दुमराव एक जगह है बिहार में, वहाँ पे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चायता। और वो नियर बाय बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे और वहाँ पे क्या गाया करते थे, भोजपुरी सॉन्ग चायता गाया करते थे, सॉन्ग है ये। और at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। and in return, जो वो गाना गाया करते थे, चायता गाया करते थे, तो in return उनको क्या रिवॉर्ड मिलता था, वहाँ के लोकल महाराजा से। लोकल महाराजा जब वो गाना सुनते थे तो उनको in return उनको क्या दिया करते थे, प्राइज के रूप में लड्डू, एक बहुत बड़ा लड्डू दिया करते थे जिसका वेट कितना होता था, 1.2 kg। दिस हैपन्ड 80 ईयर्स अगो, ये 80 ईयर्स पुरानी बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और तब से उन्होंने, हमारे उस छोटे लड़के ने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इतना ट्रैवल किया, इतना हार्डवर्क किया कि वो एट द एज ऑफ 80, उससे ज़्यादा की एज पे उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीता, जिसका नाम, जो कि कौन सा अवार्ड था, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न अवार्ड जीता उन्होंने, इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल, इतनी हार्डवर्क करने के बाद, ठीक है। अब उनकी बर्थ डेट आगे गिवन है, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916 में उनका बर्थ हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान उस फैमिली से बिलोंग करते थे जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी कौन थे, म्यूजिशियन थे, बिहार की फैमिली थी उनकी। हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान। वो कौन थे, वॉज द शहनाई नवाज थे, किसके, भोजपुर किंग कोर्ट के, भोजपुर के किंग्स कोर्ट के शहनाई नवाज थे। कौन, उसके ग्रैंडफादर। और उसके फादर पैगंबर बख्श एंड द, और उनके पैटर्नल पूर्वज, जो उनके पापा के साइड के और दादा परदादा टाइप्स, वो भी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। तो हम इन सब बातों से पढ़ के हमें ये समझ में आ जाता है कि भाई उन्होंने भी ये जो स्किल थी शहनाई बजाने की, म्यूज़िक की, ये स्किल किससे एक्वायर करी थी, अपने एंसेस्टर से एक्वायर करी थी, ठीक है। ये स्किल उन्होंने भी किससे एक्वायर की होगी, अपने एंसेस्टर से, ठीक है। क्लियर हो गई।
आगे देखते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, बहुत छोटी एज में ही उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, जब उनकी माँ उन्हें उनके मैटरनल अंकल के घर लेके गई थी, मैटरनल अंकल उनके मामा जी के घर लेके गई थी, बनारस में जो रहते हैं, जिनको आज वाराणसी बोला जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, एंड बिस्मिल्लाह खान बिल्कुल फैसिनेट हो जाते थे, बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाते थे। फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्ट हो जाना, अट्रैक्ट हो गए थे क्या देख के, जब उनके मामा जी क्या किसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, शहनाई बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, शहनाई बजा रहे थे, तो उनको देख के वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे। ओके, आगे देखिए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल अली बख्श के साथ जाने लग गए विष्णु टेम्पल पे, जो कि बनारस में था, जहाँ पे बख्श जो थे, उनके मामा जी जो थे, क्या किया करते थे, शहनाई बजाया करते थे, जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट दे रखा था, ठीक है, वहाँ पे उनके साथ उनको कंपनी देने लग गए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, वहाँ पे अली बख्श उनके मामा जी शहनाई बजाया करते थे, और बिस्मिल्लाह खान वहाँ पे आराम से उनकी तरफ देखता रहता था, कैप्टिवेट होके, उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट होके, बिल्कुल उनसे फैसिनेट होके उनको देखता रहता था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे, और धीरे धीरे उन्होंने उस पर लेसन्स लेने शुरू कर दिए, किसके ऊपर, उसको बजाने के, शहनाई को बजाने के, और उनके ऊपर वो प्रैक्टिस करते रहे, सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन वो प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर्स to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. काफ़ी सालों तक, ठीक है, फॉर ईयर्स वो कहाँ आते थे, टेम्पल ऑफ बालाजी और मंगला मैया के टेम्पल आया करते थे, और कहाँ पे बैठा करते थे, गंगा रिवर के बैंक्स किनारे पे बैठा करते थे, और ये जो था, ये उनका क्या बन गया था, फेवरेट जगहें बन गई थी उन यंग अप्रेंटाइज के लिए। यंग तो थे ही सही, वो अप्रेंटाइज का मतलब होता है ट्रेनी, ट्रेनिंग ही ले रहे थे ना वो, तो वो ट्रेनी थे, उस यंग ट्रेनी के लिए वो फेवरेट प्लेस बन गई थी, ठीक है, जहाँ पे वो अकेले बैठ के, सोलिट्यूड का मतलब होता है अलोन, अकेले बैठ के क्या किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे गंगा के किनारे, ठीक है। The following waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. और वहाँ पे बैठ के, गंगा के किनारे बैठ के, जो गंगा की जो पानी की जो बहाव होता था, उनको वो उन्हें क्या देती थी, इंस्पायर करती थी, मोटिवेट करती थी कि वो क्या कर सके, अपने आप अपने म्यूज़िक में इम्प्रूवमेंट कर सके और कुछ इन्वेंशन ला सके। तो वहीं बैठे बैठे उन्होंने कितनी राग्स को इन्वेंट किया था, जिनको पहले क्या माना जाता था कि ये जो चीज़ें हैं ये शहनाई की रेंज से काफ़ी परे हैं, ठीक है। तो उन्होंने गंगा के किनारे बैठ के ही इतनी सब कुछ सीखा था, तो ये गंगा जी ने ही उनको इतना ज़्यादा इंस्पायर किया था, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. अब वो सिर्फ जब 14 ईयर्स के थे, तो बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल के साथ, बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल अली बख्श के साथ कहाँ गए थे, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। एट द एंड ऑफ हिज रेसाइटल, और उनकी परफॉर्मेंस के एंड पे, रेसाइटल होती है परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस के एंड पे उस्ताद फयाज़ खान, जो कि बहुत ही अच्छे वोकल मास्ट्रो हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनकी परफॉर्मेंस के एंड पे उनके बिस्मिल्लाह खान की कमर पे ऐसे थपथपाया, पैट किया, और क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, हार्ड वर्क करो और तुम ज़रूर सक्सेस इस फील्ड में हासिल कर लोगे। उनको इंस्पायर किया, तुम हार्ड वर्क करो इस फील्ड में, तुम ज़रूर एक दिन सक्सेसफुल शहनाई प्लेयर, एक बहुत बड़े म्यूज़िक में अपना नाम कमाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अब भाई 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो खुला लखनऊ में, तब बिस्मिल्लाह खान को उसमें काम करने का मौका मिला। तो फर्स्ट टाइम ये बिस्मिल्लाह खान का बिग ब्रेक था, जहाँ पे बिस्मिल्लाह खान ने परफॉर्म करना शुरू किया। कहाँ? ऑल इंडिया रेडियो में, लखनऊ में। कब? 1938 में।
ठीक है। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्दी ही उनकी आवाज़, उनकी शहनाई गूंजने लग गई रेडियो पे, लोग उसको सुनने लग गए। ऑफनली सुनने वाली क्या बन गई, एक साउंड बन गई। When India gained independence on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian। अब भाई मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने पूरी नेशन को ग्रीट करने वाले, जिन्होंने पूरे नेशन को ग्रीट किया, हमारी पूरी कंट्री को ग्रीट किया अपनी शहनाई के साथ। उन्होंने रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन शहनाई बजाई। He poured his heart out into राग काफ़ी from the red fort to an audience। उन्होंने वहाँ पे क्या गाई, राग काफ़ी गाई, ठीक है, ऑडियंस के सामने। और ऑडियंस में कौन कौन था, विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑडियंस में बहुत सी फेमस पर्सनालिटीज़ थी, जिनमें से हमारे महात्मा गांधी जी भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रायस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में स्पीच दी हमारे पंडित जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फेमस स्पीच किसके ऊपर, ट्रायस्ट विद डेस्टिनी के ऊपर। उससे पहले हमारे इन्होंने उस्ताद जी ने, बिस्मिल्लाह खान जी ने, जिनको खान साहब भी कहा जाता है, उन्होंने शहनाई से पूरे हमारे इंडिया को, हमारी कंट्री को ग्रीट किया, नेशन को ग्रीट किया। ठीक है, कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा। एक ये वाला पॉइंट और ये बिग ब्रेक वाला, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस हैं हमारे। ईयर्स जरूर याद रखना कि कब कब क्या हुआ था, किस एज में क्या क्या हुआ था, तो ढंग से पढ़ना एक एक लाइन इसकी। आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया में ही नहीं, बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से ऐसे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज दिए थे इंडिया के बाहर भी। ठीक है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी उन्होंने काफ़ी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिए थे। उनका फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, जो बाहर का जो उनका फर्स्ट ट्रिप था, वो कहाँ का था, अफ़गानिस्तान का, जहाँ के किंग ज़ाहिर शाह ने उनकी आवाज़ से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। वेयर किंग ज़ाहिर शाह वॉज सो टेकन इन का मतलब होता है फैसिनेट हो गए थे, इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे उनकी बात, उनकी आवाज़ को, उनकी शहनाई को सुन के, बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। तो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने उनको क्या गिफ्ट दिया, हमारे बिस्मिल्लाह खान को प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स और कुछ और सोवेनियर्स क्या होते हैं, हमारे जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दी जाती है मेमोरी में, किसी प्लेस की या किसी पर्सन की या किसी इवेंट की। ठीक है, तो उन्होंने वो गिफ्ट की हमारे बिस्मिल्लाह खान को, खान साहब को। आगे देखिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। सिर्फ वही फैसिनेट नहीं हुए थे, सिर्फ एक अकेले वही नहीं थे जो उनकी आवाज़ से इम्प्रेस हो गए थे, और भी काफ़ी लोग थे। कौन कौन? फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। अब भाई हमारे एक फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम क्या था, विजय भट्ट, वो भी इतने ज़्यादा हमारे बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक से इम्प्रेस हुए थे जब उन्होंने फेस्टिवल पे, किसी फेस्टिवल पे उनका म्यूज़िक सुना, कि उन्होंने इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने फिल्म का नाम ही इस इंस्ट्रूमेंट पर रख दिया। क्या रख दिया? गूंज उठी शहनाई। ठीक है, द फिल्म वॉज हिट, और वो फिल्म बहुत ही हिट हुई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chart poster। और उस मूवी के अंदर जो गाना था, जो कि किसने कंपोज किया था, हमारे बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशन थी। उसी फिल्म का गाना दिल का खिलौना है टूट गया, ये उन्हीं की एक कंपोजिशन थी, उसी फिल्म में गाया गया था। वो इतनी फेमस हुई, इतनी ज़्यादा नेशन वाइड उसकी पॉपुलैरिटी बनी कि पूरे रिकॉर्ड, जितने भी आज तक के रिकॉर्ड थे, वो सब टूट गए इस गाने से। ठीक है, Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in the film music were limited to two। अब भाई इतनी सक्सेस के बाद भी इस सेलुलॉइड वर्ड में, सेलुलॉइड वर्ड क्या होता है? ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। जब हम ओल्ड फैशन तरीका होता है फिल्म्स को रेफ़र करने का, उस वर्ड को बोलते हैं। इतनी सक्सेस के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान ने जो बिस्मिल्लाह खान थे, जो उन्होंने सिर्फ अपने कंपोजिशन सिर्फ 2 मूवीज़ तक ही लिमिट रखे, उन्होंने आगे और म्यूज़िक कंपोज, किसी भी फिल्म के लिए म्यूज़िक कंपोज नहीं किए। ठीक है,
और किस किस के लिए कौन सी दो ऐसी वो थी फिल्म्स थी जिनमें उन्होंने काम किया था? विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और दूसरी विक्रम निवास की कन्नड़ वेंचर मूवी थी जिसका नाम था सनाधि अपाना। ठीक है, इन दोनों में ही उन्होंने अपने म्यूज़िक को कंपोज किया। उसके बाद उन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका रीज़न भी उन्होंने दिया है। आई जस्ट कैंट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड। वो कहते हैं मुझे ये फिल्म वर्ड की ग्लैमर और आर्टिफिशियलिटी पसंद नहीं है, मैं इसमें नहीं आना चाहता हूँ, मैं इसमें नहीं फंसना चाहता हूँ। ही सेज विद एम्फेसिस, उन्होंने काफ़ी एम्फेसिस के साथ उन्होंने ये बात कही। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब भाई उनके अवार्ड्स और रिकग्निशन बढ़ते ही गए, उनको कितनी फेम मिली, कितनी प्रसिद्धि उनको मिली। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। इतनी उनकी इतने वो फेमस हो गए, इतनी फेमस पर्सनालिटी हो गए कि उनको कहाँ से इनविटेशन मिला? यूएसए से इनविटेशन मिला कि कहाँ पे परफॉर्म करने का? प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने का इनविटेशन मिला उन्हें। वो ऐसे पहले इंडियन थे जिनको इनविटेशन मिला था वहाँ पे परफॉर्म करने का। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया? वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, कैनस आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया और ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तहरीन वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। भाई इतने ज़्यादा वो फेमस हो गए इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि तहरीन में एक ऑडिटोरियम उनके नाम पे रख दिया गया, उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम बना दिया गया जिसका क्या नाम था? तहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया। तो आप समझ रहे होंगे कि वो कितनी बड़ी फेमस पर्सनालिटी बन गए थे, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर के देशों में भी, बाहर की कंट्रीज़ में भी वो बहुत ही उन्होंने नाम हासिल कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेशनल अवार्ड्स, बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स उन्होंने जीते, लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। ठीक है, ये सारे नेशनल अवार्ड्स उनको मिले। और 2001 में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया, भारत रत्न से नवाजा गया। कौन सी ईयर में? 2001 में। भाई इंपॉर्टेंट है उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले। और 2001 में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, भारत रत्न मिला, सबसे फेमस अवार्ड। ठीक है, विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। भाई इतने सारे अवार्ड्स, डिज़ायरिंग, कोवेटेड का मतलब होता है जिसकी बहुत इच्छा होती है सबको, मच डिज़ायर्ड। अवार्ड्स पाने के बाद उनकी आंखों में एक चमक थी, एक कहते हैं ना हैप्पीनेस वाली चमक थी। और उन्होंने क्या बोला? ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। और उन्होंने क्या कहा? इवन द वेस्टर्न कंट्रीज आर नाउ कमिंग टू इंडिया टू लर्न आर ट्रेडिशनल म्यूज़िक नाउ डेज। तो हम क्यों ना अपने बच्चों को सिखाएं? वेस्टर्न कंट्रीज़ भी आज के टाइम हमारी इस म्यूज़िक को सीखने के लिए आ रही है। ठीक है, उन्होंने ये बात कही, तो हमें भी अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao as they remain for him the most wonderful towns of the world। भाई इतनी जगहें घूमने के बावजूद भी, बाहर की कंट्रीज़ घूमने के बावजूद भी हमारे खान साहब रूटेड थे। वो उनको अपने बनारस से और अपने डुमरांव से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो तो उनकी जैसे कहते हैं ना कि जान बसती थी इन दोनों जगहों में उनकी। तो ठीक है, उनको चैन तो यहीं पे ही आता था। सबसे वंडरफुल टाउन्स उनके लिए यही थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। अब भाई उनके इतने सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट क्या चाहते थे कि वो यूएस आए और एक शहनाई स्कूल के वहाँ पे हेड बने, वहाँ शहनाई स्कूल को हेड करे। और स्टूडेंट ने उनको ये तक प्रॉमिस कर दिया कि वो जो जैसा एटमॉस्फेयर बनारस के टेम्पल्स का है, जैसा एटमॉस्फेयर बनारस का है हूबहू वैसे का वैसा एटमॉस्फेयर वो कॉपी कर देगा। कहाँ पे?
यूएसए में, ताकि खान साहब को, हमारे बिस्मिल्लाह खान को उसकी कमी महसूस ना हो, अपनी जगह की, अपनी बनारस की कमी वहाँ पे महसूस ना हो। ठीक है, देख सकते हैं आप बच्चों का कितना प्यार था उनसे, इतना ज़्यादा उनकी वो करते थे, इज्जत करते थे कि उनके लिए क्या क्या करने के लिए वो कह रहे थे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उनसे क्या पूछा कि क्या वो रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे यूएसए में, क्योंकि वो गंगा रिवर से कितने ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा तुम वहाँ पे वो तो कॉपी कर लोगे, एज इट इज़ एटमोसफियर क्रिएट कर लोगे, क्या तुम गंगा रिवर को भी वहाँ पे लेके जा सकते हो। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो कितने ज़्यादा रूटेड हैं अपनी धरती को लेके, उनकी कितनी ज़्यादा भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि वो अपनी धरती को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। बाद में उन्होंने ये बात भी कही कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री जाता हूँ मुझे हमेशा लॉन्गिंग रहती है, डिज़ायर रहती है कि मैं कहाँ जाऊँ, अपने हिंदुस्तान वापस जाऊँ। मुझे अपने हिंदुस्तान की देखने की लत, मतलब एक डिज़ायर, एक लॉन्गिंग बनी रहती है माइंड में। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और जब मैं मुंबई में था तब भी मेरे माइंड में सिर्फ क्या घूम रही थी, मेरी बनारस और मेरी होली पवित्र गंगा नदी घूम रही थी। एंड जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं अपने यूनिक मत्था ऑफ डुमराव को मिस करता हूँ। मत्था कहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने सॉन्ग गाया था। ठीक है, तो उसको मिस करता हूँ। तो ये हमारे बिस्मिल्लाह खान कितने ज़्यादा अटैच थे अपनी धरती से, कितने ज़्यादा जुड़े हुए थे, इन लाइनों से हमें ये समझ में आ गई बेटा आपको कि कैसे वो, उनको अपनी जगहों की कैसे याद आया करती थी कि जब वो मुंबई में होते थे तो उनको अपनी बनारस और गंगा की याद आती थी, गंगा नदी की याद आती थी, और जब वो बनारस में होते थे तो उनको उनके मट्ठा डुमराव के मट्ठा की याद आती थी, जहाँ पे उनको वो लड्डू मिला करता था प्राइज़ के रूप में, जहाँ पे वो गाया करते थे। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज का, इंडिया के रिच और कल्चरल हेरिटेज का परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डेवोट मुस्लिम लाइक हिम can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। उनका जो वर्क था, his work was beyond the religious barrier। उनका काम religious barrier के परे था। his work was beyond the religious barriers, है ना। क्योंकि देखो वो बेटा वो मुस्लिम थे, फिर भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाके हर सुबह शहनाई बजाते थे। मतलब हिंदुस्तानी भावना उनके अंदर कैसे भरी हुई थी कूट कूट के। तो वो अपने काम में इन रिलीजियस बैरियर्स को नहीं लेके आते थे, ये जो धर्म के नाम पे बैरियर होता है उसको नहीं लेके आते थे कि हिंदू हैं मुस्लिम हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को कभी भी ऊपर नहीं रखा। काम है तो काम के बीच में उनका ये ऑब्स्टेकल कभी भी नहीं आया। इसी वजह से वो एक लेजेंड थे। उनका ये जो रिलीजियस बैरियर वाला टॉपिक था ना, उनके माइंड में कभी आया ही नहीं। तो देखिए उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी सक्सेस हासिल करी। ठीक है, एक मुस्लिम होने के बावजूद भी उनकी भावनाएं कैसे हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने कितना कुछ किया। ठीक है ना। तो और इसमें मेंशन नहीं है बेटा, मैं आपको बता देती हूँ उनकी डेथ, उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कब पास अवे हुए थे। 21 अगस्त 2006 में उनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी उनकी डेथ? 21 अगस्त 2006 को उनकी डेथ हुई थी। और वो एक लेजेंडरी म्यूजिशियन थे। तो बेटा समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक सो। और अगर आ गया आपको समझ में तो लाइक कर देना बेटा, और सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।